जय हिंद दोस्तों। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर है और आज के दिन ही हमारी संविधान सभा ने 1949 में संविधान को अपनाया था और 2015 में आज के दिन ये घोषणा की गई कि अब हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से हम प्रत्येक वर्ष आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा में संविधान से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अनुच्छेदों से पूछ लिए जाते हैं कि अनुच्छेद किस लिए है और ये अनुच्छेद क्या बताता है। तो आज हम संविधान को समझने की कोशिश करेंगे, सारे अनुच्छेद देखेंगे और अनुच्छेद 1 से लेकर 395 की चर्चा हम इसमें करेंगे। अनुसूचियाँ कितनी हैं हमारे संविधान में, भाग कितने हैं, सबको हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम अनुच्छेद 1 से लेकर 151 तक की चर्चा करेंगे और इसकी जो दूसरा पार्ट इसका आएगा उसमें हम 152 से लेकर 395 तक की चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम इसमें उद्देशिका को समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भूमिका के तौर पर काम करती है संविधान के और हमें मोटे तौर पर संविधान को समझने का मौका देती है। तो नमस्कार, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से दोस्तों आप सुन पा रहे हैं मुझे। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों कि इसकी उद्देशिका को समझते हैं। क्या है इसकी उद्देशिका? देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा इसमें मोटे तौर पर हमें कि क्या न्याय मिला है संविधान में और क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या समताएं हैं और अखंडता, एकता, सबकी चर्चा इसमें की गई है। तो इसी के साथ हम दोस्तों आप समझते हैं कि संविधान, भारत का संविधान क्या है। देखिए, इसमें पहले तो आप देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक हैं। अनुच्छेद जो हैं, भाग जो हैं, इसमें 22 भाग हैं हमारे भारत के संविधान में। अनुसूचियां जो हैं 12 अनुसूचियां हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं अनुच्छेद 1, भाग 1। भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 को हम इस नाम से जानते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। यह कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। यहाँ पर अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आप याद कर लेंगे। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यहाँ पर नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो दो जो है उसमें पूर्ण रूप से नए राज्य जो बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 3 जो है कि जो भारत के इस समय मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, उसमें से काट कर अलग राज्य बनाना, इसके लिए अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना होता है। ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये आपका भाग 1 कंप्लीट होता है। 4 अनुच्छेद थे इसमें
भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 5 दोस्तों क्या है। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत का नागरिक होगा। इसमें बताया गया है भारत का नागरिक कौन होगा। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो भारत से पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करे हैं उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 7 में जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जिनका जन्म मतलब भारत में हुआ है और वो बाहर जाके रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है इसमें। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। मतलब जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देते हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना बताया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, इसके बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 पे आते हैं दोस्तों। मूल अधिकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को मूल अधिकार मिले हैं, उसी वजह से हम लोग अपने अधिकारों मतलब एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जी पाते हैं। तो मूल अधिकार एक भारतीय नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ समझते हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं ये। और अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा की गई है संविधान में मूल अधिकारों की। तो अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा जिसको हम कहते हैं कि राज्य क्या होगा, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अगर मूल अधिकारों का हनन कोई करता है तो उस स्थिति तक अल्पीकरण किया जा सकता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में की गई है। समता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया इसमें। यहाँ पर अनुच्छेद 14 बताया गया है कि विधि के समक्ष समता, मतलब समता जो है कि कानून की नज़र में सब समान होते हैं, इसको हम विधि के समक्ष समता कहते हैं। अनुच्छेद 15 यहाँ पर बताया गया है केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो नस्लीय और जातिगत भेदभाव हैं इसको नहीं किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की है। अनुच्छेद 16 जो है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। यहाँ पर अवसर की समानता की बात की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सभी को जो है समान अवसर प्राप्त होंगे। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत जो है उसकी चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत दोस्तों, किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, किसी राजा महाराजा वाली उपाधि अब नहीं चलती है, क्राउन जैसे था। तो ये सब चीज़ें अंत कर दिया गया है जब से भारत आज़ाद हुआ, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक चर्चा की गई इसकी। तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रता विषयक अधिकारों का संरक्षण है इसमें। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की इसमें जो है अनुच्छेद 21 के द्वारा मतलब उसको प्रदान है, स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है इसमें। अनुच्छेद 21 का के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा है उसको जोड़ा गया है इसमें। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में अगर गिरफ्तारी होती है और उसके मतलब गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर अनुच्छेद 23 जो है मानव और दुर्व्यवहार और वेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात्सर्म का प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये जो दुर्व्यवहार और वेगार कराया जाता है इसके लिए यहाँ पर मतलब कानून बनाया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत और उसको दंडनीय माना गया है। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए जो है पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए आप देखिए एक
कैलाश सत्यार्थी जी जो थे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनको कारखानों वगैरह में काम करते थे ईंट भट्टों पे, उनको मुक्ति दिलाई थी दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ये सब मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। आपको किसी भी धर्म, अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको किसी भी धर्म को मानने की, उसके जो उसमें लिखा गया उसके हिसाब से आप अपने आचरण के लिए स्वतंत्र हैं, उसको प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्रता दी गई है आपको। तो अनुच्छेद 25 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, ये तो आप समझ रहे हो। अनुच्छेद 27 की जो बात है, अनुच्छेद 27 में जो है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर देखिए धार्मिक रूप से जो चीज़ें की जाती हैं उसमें से कर, जो उसमें जो इनकम होती है उसमें कर नहीं लिया जाता, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षक संस्थान, जो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। आप अगर धार्मिक शिक्षा देते हैं, धार्मिक उपासना करते हैं किसी संस्था में, उसके बारे में भी आपको स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में बताया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो यहाँ पर अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करा जाएगा, इसके लिए अनुच्छेद 29 बनाया गया है। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं जैसे जैन हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, इन लोगों को, मतलब पारसी वगैरह हैं, इन लोगों को स्वतंत्रता है कि आप अपने जो है धर्म के हिसाब से शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, सब कुछ स्वतंत्र हैं उसलिए। अनुच्छेद 31 जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 का निश्चित किया। मतलब जो धन का संविधान संपत्ति वाला जो मूल अधिकार था उसको अब अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार के तौर पर उसको हम जानते हैं। कुछ अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा है अनुच्छेद 32 से 35 तक। तो देखिए अनुच्छेद 32 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन कराने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का आपको एहसास होता है कि हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तक भी जो है अपील कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है और वो आपकी स्वतंत्रता को, आपके मूल अधिकार का हनन होने से रोकते हैं। अनुच्छेद 33 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपनांतरण करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, मार्शल आर्ट अगर लागू है तो उसमें भी संसद को अधिकार दिया गया है कि आप इसमें जो है मूल अधिकारों को निर्बंधन कर सकते हैं उसका। और उसके बाद है 34 जो है ये तो आपने देख लिया। और उसका अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, प्रभावी बनाने के लिए उसके विधान बनाए गए हैं, अनुच्छेद 35 में दिया गया है इसका। ये हो गया आपका भाग 3 कंप्लीट। अब हम आते हैं भाग 4 पे दोस्तों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक की में चर्चा की गई इसकी। यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है ये। तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 जो है इस भाग में जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। भाग 3 का मतलब दोस्तों अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। उसमें संसद में कार्य करने वाले लोग और लोकसभा, राज्यसभा, मतलब सब कुछ जो है संसद में आ जाती है। और राज्य और विधानमंडल जो हैं उसमें कार्य करने वाले सभी लोग और वो संस्थाएं जो हैं सरकारी, और पदाधिकारी जितने भी हैं, जो गजेटेड अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी जो हैं मिलकर राज्य बनाते हैं। तो उनका वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में था, वही 36 में भी होगा। अब अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य का ये दायित्व है कि वो लोक कल्याण के लिए
और उसकी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे। अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय है, वो अनुच्छेद 39 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सबको समान न्याय मिले इसके लिए निःशुल्क बिना किसी पैसे के आप विधिक सहायता करिए, इसकी भी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, मतलब ग्राम पंचायतों से रिलेटेड जो है वो अनुच्छेद 44 में दिया गया है इसके बारे में। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, इसके बारे में अनुच्छेद 41 में बताया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, जो उद्योगों का प्रबंधन है उसमें कर्मकारों का भाग लेना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 43 क में की गई है। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध किया गया है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए इसमें बनाया गया है अनुच्छेद 48 का को। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए जो है अनुच्छेद 49 कार्य करता है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, उसके बारे में चर्चा की गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, इसके लिए अनुच्छेद 51 में चर्चा की गई है दोस्तों। इसी के साथ जो है भाग 4 जो है कंप्लीट होता है, और भाग 4 में ही आता है एक और भाग 4 का जो है मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है, ये अनुच्छेद 51 का और 51 इसमें शामिल है, ये रूस से लिया गया है। देखिए दोस्तों, जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये राज्य की अपनी वो है कि उसको ये माने या ना माने, लेकिन जितने भी कानून बनते हैं वो डीपीएसपी से प्रभावित होते हैं, ये माना जाता है। उनको हेल्प करता है ये कि आप कानून बनाते वक्त इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें जो इनमें बताए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं भाग 5 को दोस्तों, ये संघ से रिलेटेड है। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक की चर्चा की गई है, और इसमें हम पहले देखते हैं कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को समझेंगे अनुच्छेद 52 से 73 तक। तो आइए देखते हैं इसको हम। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, उसके बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसकी चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है दोस्तों। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 56 में की गई है। यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होंगी, इसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 57 में मिलती है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होंगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो होती हैं उसकी चर्चा अनुच्छेद 59 में है, और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो लिया जाता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 60 में है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, इसके लिए चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में की गई है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, ये अनुच्छेद 62 में बताया गया है। अब हम देखते हैं भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में बताया गया है दोस्तों ये। उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो है
राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में की गई है। अनुच्छेद 65 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन करने का जो है अनुच्छेद 65 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में 67 में बताया गया अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो है यहाँ पर बताई गई है 68 में, अनुच्छेद 68 में। उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान जो होगा वो 69 में बताया गया है अनुच्छेद में। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना, इसके लिए 70 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 71 में बताया गया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित या संसक्त व्यक्ति विषय, संसक्त विषय क्या होंगे, इसकी चर्चा 71 में की गई है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राष्ट्रपति की शक्ति जो है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है, उसकी चर्चा जो है 72 में की गई है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा, इसकी चर्चा 73 में की गई है। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद, 74 और 75 में की गई है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद होगी एक। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अनुबंध किए गए हैं। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में होगा कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। सरकारी कार्यों का संचालन दोस्तों, अनुच्छेद 77-78 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 77 में बताया गया भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे। अब हम देखते हैं संसद क्या है। संसद देखिए अनुच्छेद 79 से लेकर 88 तक बताया गया है। तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इसकी चर्चा जो है 79 में की गई है और इसी के अनुसार जो है संसद बनती है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना क्या होगी। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना क्या होगी। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि क्या होगी। अनुच्छेद 84 संसद सदस्यता की अर्हताएँ क्या होंगी। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन कैसे होगा, इसके लिए बताया गया है। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार क्या होगा, यह बताया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसकी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार क्या होंगे, इसकी चर्चा की गई है दोस्तों। अब हम देखते हैं संसद के अधिकारी जो हैं उनकी चर्चा जो है अनुच्छेद 89 से लेकर 98 तक की गई है। तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होगा, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वो पीठासीन ना होना, उसका ना होना, मतलब अगर वो उसके लिए कोई मतलब उसको हटाए जाने के लिए कोई चीज़ चल रही है, उसमें सुनवाई चल रही है, तो वो पीठासीन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बताया गया है अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते क्या होंगे। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान कैसे होंगे, ये बताया गया है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यह बताया गया है अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के निहरताएँ, जो सदस्य की हैं उनकी निहरताएँ क्या क्या होंगी। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, इसके बारे में दोस्तों चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 105 में बताया गया है कि संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि क्या होंगे। अनुच्छेद 106 संसद के वेतन और भत्ते बताए गए हैं इसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं विधायी प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक इसमें चर्चा की गई है। विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध जो किए गए हैं अनुच्छेद 107 में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, इसकी चर्चा जो हमें की गई है 108 में की गई है। इसको आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है अनुच्छेद 110 में दी गई है। विधेयकों पर अनुमति जो है अनुच्छेद 111 के द्वारा दी जाती है। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जिसको आप जानते हैं 112 के अंतर्गत तैयार किया जाता है। संसद के प्रकरणों में के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए अनुच्छेद 113 में बताया गया है। विनियोग विधेयक 114। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के लिए जब होता है तो अनुच्छेद 115 में बताता है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान बताया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 118 में इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, इसके लिए बताया गया है। अनुच्छेद 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कैसे होगा ये बताया गया है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा क्या होगी, इसके बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा का निर्बंधन क्या है ये बताया गया है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, कि न्यायालय अगर जो संसद में कार्य किए जाते हैं कार्यवाहियाँ होती हैं उसके न्यायालय कोई मतलब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, इसके लिए बताया गया है, जाँच नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं। अनुच्छेद 123 आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। जब संसद में सत्र न चल रहा हो तब अगर किसी अध्यादेश की ज़रूरत होती है तब राष्ट्रपति उसको अनुच्छेद 123 के द्वारा लेके आ आता है, इसकी शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। संघ की न्यायपालिका देखते हैं अब हम कि संघ की जो न्यायपालिका है वो क्या है। अनुच्छेद 124 से 147 तक है ये। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में हमें बताता है। राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो अनुच्छेद 124 क के अंतर्गत है। आयोग के कृत्य जो हैं वो अनुच्छेद 124 ख के अंतर्गत आते हैं। विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है अनुच्छेद 124 ग के अंतर्गत आती है। न्यायाधीशों के वेतन आदि की चर्चा जो है 125 में की गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है 126 के द्वारा की गई है, 126 में इसको बताया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 127 में बताई गई है, अनुच्छेद 127 में। उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति जो है अनुच्छेद 128 में बताई गई है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। इसमें आपको देखो बताया गया है कि अनुच्छेद 129 जो है वो उसके निर्णय जितने भी होंगे अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे और अगर उसका कोई अवमानना करता है तो उसको दंड देने का अधिकार है न्यायालय को। हम अनुच्छेद 123 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय समय पर नियत करे, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 131 जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 133 जो है उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 134 जो है दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र क्या होंगे लगेंगे ये बताया गया है। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना।
अनुच्छेद 136 में बताया गया अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त क्या होगी। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन 137 के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद। और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि में जो है अनुच्छेद 138 में बताई गई है। कुछ रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ये अनुच्छेद 139 में बताया गया है। अनुच्छेद 139 का जो है कुछ मामलों का अंतरण बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 140 जो है उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियाँ जो हैं वो क्या होंगी। अनुच्छेद 141 जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होना, ये अनुच्छेद 141 में बताया गया है। अनुच्छेद 142 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। यहाँ पे बताया गया अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी, ये बताया गया है 143 में। अनुच्छेद 144 में बताया गया सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 में बताया गया है न्यायालय के नियम क्या क्या होंगे। अनुच्छेद 146 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय क्या क्या होगा। 147 में बताया गया है संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि क्या होगी। अब हम दोस्तों देखते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है अनुच्छेद 148 से 151 तक। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। हम सभी अनुच्छेद को एकदम विस्तारित रूप में जो करेंगे वो अलग वीडियो लेकर आएंगे। हर एक जो है अनुच्छेद आपका सही से समझाएंगे। भाग 1 को हम पूरा विस्तार से समझाएंगे, फिर भाग 2 का अलग वीडियो बनेगा, भाग 3 का अलग वीडियो बनेगा। इस तरह से हम वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को भी देखिएगा बाद में। अभी एक संक्षिप्त चर्चा आपसे कर दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में वन लाइनर भी पूछा जाता है, तो इससे आपको अनुभव रहेगा और आपको इसका ज्ञान रहेगा कि कौन सा अनुच्छेद किस लिए बनाया गया है, तो ये आपको पता चलेगा इससे। आप देखिए इसको आगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद जो है 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है ये। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में चर्चा अनुच्छेद 149 में की गई है। संघ के और राज्यों के लेखाओं और लेखाओं का प्रारूप क्या होगा, ये 150 में अनुच्छेद 150 में चर्चा की गई इसकी। अनुच्छेद 151 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। इसके लिए अनुच्छेद 151 में बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने जो है भाग 1 से भाग 5 तक की चर्चा कर दी है। अब हम इसके आगे का जो बचा हुआ है भाग 6 से लेकर भाग 22 तक की चर्चा जो हम अगले वीडियो में कवर इसको हम करेंगे अनुच्छेदों को। एक वीडियो में हम कवर अगर कर पाते हैं तो कर पाते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो 2 वीडियो में आएगा वो, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होनी भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इतने ही पे ही अभी रोक रहा हूँ इसको। और हम आगे अन्य जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें अन्य चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। निश्चिंत रहें, सारी चीज़ों की चर्चा की गई जाएगी और विस्तारित रूप में भी हम सारी चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए और जो कुछ भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपके सुझावों के हिसाब से भी कार्य करेंगे। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि देखिए टेलीग्राम पे भी हम कई चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।